हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को ज्ञान पथ क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर 1 हिंदी मीडियम जो जीवों में जनन था उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो आज हम लोग कराने जा रहे हैं आपको। और आप लोग भी कमेंट दीजिएगा आंसर के रूप में कि आपका मतलब क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव है 20 ऑब्जेक्टिव है और ये सारे ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लेवल के हैं। यानी अगर आप ये सारे ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में इस केवल 20 गो से 1 या 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। स्टार्ट करते, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है, आप जब एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो उसमें पहला पेज में एक वैज्ञानिक का नाम, जिसका नाम है पंचानन माहेश्वरी, और वो वैज्ञानिक के बारे में पूरे इनकी बायोग्राफी दी हुई है। और वहां से भी कभी कभी बिहार बोर्ड में प्रश्न आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उस पेज को नहीं पढ़ते, सीधे डायरेक्ट कहां चले जाते हैं, चैप्टर में। तो चैप्टर से पहले ही वैज्ञानिक का नाम दिया रहा है, तो उसके पूरे बायोग्राफी से एक प्रश्न हमने निकाला और कई बार 2018, 2021 और 2020 ये तीनों साल आपका इस मतलब वैज्ञानिक से एक प्रश्न पूछा है, यानी कि पंचानन माहेश्वरी का जन्म। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे बढ़िया से और सारे को समझाएंगे आपको बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का है, पंचानन माहेश्वरी का जन्म हुआ था, यानी कि कब हुआ था, कहां हुआ था ये भी आपको हम बता देंगे, कब हुआ था ये भी आपको बता रहे हैं। तो पंचानन माहेश्वरी का जन्म नवंबर 1904 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1904 में हुआ था। ठीक है, और कहां के रहने वाले थे? ये जयपुर के रहने वाले थे। ठीक है, कहां के रहने वाले थे? ये जयपुर के रहने वाले थे। ठीक है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। यानी कि नवंबर में 1904 ईस्वी में हुआ था और ये थे जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सेकेंड क्वेश्चन है कि जीव अपने अस्तित्व को कायम रख सकते हैं, यानी कि कोई भी जीव हो अपने जीवन को कायम किसके जरिए रख सकता है? तो पहला ऑप्शन हमारा जनन है, दूसरा है वातावरणीय शर्त, तीसरा है पोषण और चौथा है ऑल ऑफ दिस। अब देखो, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि सर जनन से हम जीवों के अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। चले मान लेते हैं, अब डायनासोर जो खत्म हुआ यहां से, तो डायनासोर भी तो जनन कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इस पृथ्वी से कहा हुआ, विलीन हो गया, विलुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसके जैसा वातावरणीय कंडीशन नहीं मिला। तो दोनों बात हो सकती है, सर जनन भी हो सकता है, वातावरणीय शर्त भी हो सकता है। चलो मान लेते हैं ये दोनों हो रहा है, जनन भी हो रहा है और वातावरणीय कंडीशन भी मिल रहा है, लेकिन उस जीव को अगर पोषण न दिया जाए तो जीवों का शारीरिक विकास नहीं हो सकता है। तो वातावरण रहे या जनन करे, लेकिन जरूरी क्या आपका है? पोषण। तो कहीं ना कहीं इस तीनों के वजह से हम अपने जीव के अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस। जितने भी सर्कल कर रहे हैं वही आंसर होगा आपका। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर कह रहा है, जीवाणु का जीवन काल होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी आपके एक कोशिकीय जीव आते हैं, उनके जीवन काल कुछ मिनट या कुछ घंटों तक ही होते हैं। जैसे किसी का मतलब 4 मिनट, किसी का 1 घंटा, ये यानी कि सबसे शॉर्टर लाइफ स्पेन अगर किसी का होता है तो वो है हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए कुछ मिनट, कुछ घंटे, 10 मिनट भी दिया जाते, आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दिस होगा। घंटे भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद लिखा गया है कि एनसीईआरटी ने पंचानन माहेश्वरी के नेतृत्व में कब पुस्तक प्रकाशित किया था? एनसीईआरटी ने, यानी कि जो पब्लिकेशन हमारी होती है एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी जो थी इनके नेतृत्व में, किसके? पंचानन माहेश्वरी। आपको बता दें कि पंचानन माहेश्वरी एक प्रसिद्ध कुप्रख्यात वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, यानी कि एक तरह के क्या थे? बोटनिस्ट थे। इनको बोटनी में बहुत ज्यादा रुचि थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कब हुआ था? 1966 में हुआ था।
यानी कि 1966 में एनसीईआरटी ने उनके नेतृत्व में सबसे पहली बार क्या किया था, पब्लिशिट किया था, किसका, पुस्तक का। ठीक है, उसके बाद है कौवा का जीवन काल कितना होता है। तो कौवे के जीवन काल जो होता है बाबू, वो होता है 15 साल का होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो कौवे का जीवन काल कितने दिन का, 15 साल का। ना तो 15 दिन का होगा, ना 15 माह का होगा, ना 15 सेकेंड का होगा, तो कितना दिन का होगा, 15 साल का होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है। हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा गया है कि कभी भी एक कोशिकीय जीवों की नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो केवल यूनिसेल्यूलर वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता, बाकी सबके होते हैं। तो एक कोशिकीय में कौन आएगा, अमीबा आएगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं हमारा, क्योंकि अमीबा का है एक कोशिकीय, और एक कोशिकीय प्राकृतिक मृत्यु होती है। तो भैया हमसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक मृत्यु किसकी होती है। ठीक है, तो इसकी तो नहीं होती है। फिर उसके बाद है जंतु, हाँ जंतु की प्राकृतिक मृत्यु होती है, सारे जीव जंतु मरते हैं। उसके बाद पादप, पादप भी नष्ट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी प्लस सी, ये होगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी पर जीवन कब उत्पन्न हुआ था। सबसे पहली बार पृथ्वी पर जीवन कब आया था, तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 4.5 बिलियन पहले। ठीक है, 4.5 बिलियन पहले इस पृथ्वी पर सबसे पहला लाइफ मिला था, जीवन मिला था ऐसे में। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये देखो 4.5 और उसके बाद हमारे एक कोशिकीय जीव आना स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, निम्न में किसका जीवन काल सबसे निम्न होता है। निम्न में किसका जीवन काल सबसे निम्न होता है। तो तोता का कितना होता है, 140 साल। कौवा का कितना होता है, 15 साल। बरगद का कितना होता है, 200 से 300, और तितली का होता है 1 से 2 सप्ताह। तो सबसे कम जीवन काल किसका है, तितली का है ना बाबू। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तितली हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा, इस तरह से देखिए ध्यान से। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में सही क्रम कौन होगा। सही क्रम का मतलब आपको लाइफ स्पेन के आधार पर बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तितली, घोड़ा, कौवा, मगरमच्छ। तो तितली का 1 से 2 साल, 1 से 2 हफ्ता, घोड़ा का 60 साल, कौवा का 15, मगरमच्छ का 60 साल। तो देखो इसमें अनबैलेंस हो गया, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा छोटा आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है मगरमच्छ, मगरमच्छ का 60 साल, हाथी का 60 साल, बरगद का आपका 200 से 3 साल, सिकोया का 2000 से 3000। तो ये हमारा क्या है, एक श्रेणी में है, क्या है, यानी कि एक सीक्वेंस में है कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, तितली का 1 से 2 सप्ताह, फल मक्खी का 1 से 2 सप्ताह, घरेलू मक्खी का 1 से 2 सप्ताह, और केला का होता है आपका 25 साल। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि सही क्रम, सॉरी 1 मिनट, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर होगा हमारा कौन, ये मगरमच्छ, हाथी, बरगद और सिकोया। इसका आंसर होगा आपका बी भी हो जाएगा और सी भी, दोनों आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपका नन नहीं होगा, यहां मिस प्रिंट हुआ है, तो बी प्लस सी दोनों हो जाएंगे आपके। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिएगा, बी प्लस सी दोनों होगा। जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच के काल को क्या बोलते हैं भाई, जीवन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन काल, क्योंकि जीवन चक्र अलग होता है, जनन तो एक प्रोसेस हो गया और मृत्यु तो हमारी होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन, जीवन काल। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक। इस तरह से हुआ हमारा 10 क्वेश्चन, और आगे आते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। 11 में कह रहा है, निम्न में से किसका जीवन काल 100 से 150 तक होता है। तो मगरमच्छ का कितना होता है, 60 साल, शेर का 25 साल, मानव का 60 से 80 साल। तो आंसर कौन होगा हमारा, कछुआ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो जीवन काल 60 साल होता है, शेर का 25 साल होता है, मानव का 60 से 80 साल होता है। ठीक है, तो कछुआ कितना हुआ, 100 से 150 साल तक। आंसर कौन होगा हमारा, बी। निम्न में किसमें जनन नहीं होता है, यानी कि कौन जनन के लिए सक्षम नहीं होते। तो ध्यान दीजिएगा, हिन्नी, कामगार मधुमक्खी और खच्चर, ये तीनों ऐसे प्राणी हैं जिनमें जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। कारण क्या है कि हिन्नी में टोटल गुणसूत्र जो होता है 63 होता है, कामगार मधुमक्खी में जनन अंग नहीं होता है।
यानी होता है जनन अंग। और खच्चर में भी टोटल गुणसूत्र कितना होता है 63। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चा कि खच्चर और हीनी दोनों में युग्मक का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद 13 नंबर देखिए, निम्न में से किसमें अलैंगिक जनन होता है? तो ध्यान देना अलैंगिक जनन कह रहा है तो अमीबा में तो साफ साफ होता है, सिंपल बात है। कुछ ऐसे पादप है जो कायिक प्रवर्धन से रिलेटेड होते हैं, जैसे आलू को देख लो, प्याज देख लो, लहसुन देख लो, हल्दी देख लो, ये सब में कायिक प्रवर्धन होता है। क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा गया है कि निम्न श्रेणी की उच्च श्रेणी, तो पादप में भी कुछ पादप है जो करते हैं, जंतु कुछ जंतु हैं जो करते हैं अलैंगिक जनन। जैसे हमारी अगर बात किया जाए मधुमक्खी, मधुमक्खी भी तो जंतु में ही आएंगे, एनिमल्स में ही आएंगे। भले बर्ड्स है तो एनिमल्स में तो पढ़ेंगे हम लोग ना, जूलॉजी में ही पढ़ेंगे उसको। तो मधुमक्खी में भी क्या होता है आपका अनिषेक जनन होता है, जो एक प्रकार का हमारा अलैंगिक जनन होता है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 नंबर देख लीजिए, निम्न में से किसमें लैंगिक जनन होता है? तो लैंगिक जनन किसमें होता है? अब बताइए, पादप में होता है और जंतु में होता है। अमीबा में क्या होता है? अमीबा में अलैंगिक होता है। तो आंसर कौन होगा हमारा? डी, ए प्लस सी। उसके बाद 15 देखिए, निम्न में से किसमें एकल जनक भाग लेते हैं? तो आपको बता दे, एकल जनक लैंगिक में 2 जनक भाग लेते हैं। कितना? 2। लैंगिकता जो होती है इसका मतलब होता है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी का मतलब कौन एक लिंगी है, कौन द्विलिंगी है। इस वर्ड से तो कोई लेना देना है नहीं। अलैंगिक में एक जनक भाग लेते हैं। कितने जनक? एक। तो आंसर कौन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 16 नंबर, निम्न में से किसमें युग्मक का निर्माण होता है? तो आपका अलैंगिक, अलैंगिक, ए प्लस बी और नन ऑफ दिस। ऐसे देखो नॉर्मली रूप से तो युग्मक का निर्माण किसमें होता है? लैंगिक में। और लैंगिक में युग्मक का निर्माण नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर अलैंगिक में भी आपका युग्मक का निर्माण होता है। जैसा आपको बता दे, जैसे समयुग्मक, समयुग्मक में आता है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में आपके युग्मक बनते हैं, लेकिन वो युग्मक का फ्यूजन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे नॉर्मल अगर पूछे तुमसे तो क्या बताना है? लैंगिक में युग्मक का निर्माण होता है, बट अलैंगिक में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसमें निषेचन होता है? तो निषेचन अभी बताया कि जब यहां पर युग्मक ही नहीं रहेगा, संलयन ही नहीं होगा, तो भैया इसमें निषेचन होने के क्या चांसेस बनती है? नहीं ना। तो यहां क्या होगा आंसर हमारा? लैंगिक। क्योंकि लैंगिक में युग्मक भी बनते हैं और युग्मक का संलयन भी होता है। तो युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को ही कहते हैं हम लोग क्या? निषेचन। ऐसे में आइए 18 नंबर क्वेश्चन, क्लोन का गुण पाया जाता है। आपको हमने क्लास में बताया था कि क्लोन जो होता है आकार की और अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और वो होता है किसमें बाबू? लैंगिक में। क्योंकि सॉरी अलैंगिक में, क्योंकि लैंगिक हम लोग में होता है तो हम लोग में देखते हो रहा कि हम अपने जनक से क्या होते? भिन्न होते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर जुड़वा तो एक जैसा होता है, तो जुड़वा भैया वो प्रोडक्ट है, वो भी अपने पेरेंट्स से क्या है? भिन्न है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलैंगिक। यानी कि क्लोन जो होता है केवल अलैंगिक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर, जनन के लिए उत्तरदायी है। जनन के लिए उत्तरदायी है, तो जनन के लिए गाय भी होती है, जीवाणु भी जनन करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं, और उसके बाद अमीबा भी फिजन करते हैं। जनन तो जनन, अब यहां पर ये तो नहीं दिया ना कौन लैंगिक कौन अलैंगिक, केवल जनन पूछा है, उस हिसाब से हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद देखिए, किस चरण में जीव जनन के योग्य हो जाते हैं? तो बाल्यावस्था में तो युग्मक बनता नहीं है, उतना डेवलप होते नहीं है। जनन, वृद्धा, वृद्धा में दांत चियार के साफ हो जाना है। ठीक है, तो उसके बाद आंसर होगा हमारा कवन? रिप्रोडक्टिव स्टेज। यानी कि इस स्टेज में जितने भी जीव होते हैं वो जनन के योग्य हो जाते हैं। तो ये रहा आपका टोटल 20 क्वेश्चन, और इससे आपके 2 से 3 नंबर का पूछेगा बिहार बोर्ड में, कई बार प्रश्न आए भी हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। ठीक है, और इसके आगे और हम लोग लेकर आएंगे, तब तक के लिए